तो 3 साल पहले संसद से महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था। अब जबकि सरकार उस कानून को लेकर 3 संविधान संशोधन लेकर आई है, तब विपक्ष पूरी तरीके से इस कानून के खिलाफ है। विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण तो सिर्फ बहाना है, सरकार का इरादा बैकडोर से परिसीमन लाना है। सवाल है, क्या आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा? तो आज टू द पॉइंट में विस्तार से चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, देश में महिला आरक्षण पर 3 दिन की बड़ी बहस शुरू हो गई है। विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन परिसीमन को लेकर सरकार की योजना के साथ नहीं है। संसद के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ किया कि सरकार संसद की 543 सीटों में समान दर से 50% की वृद्धि की जाएगी। इस तरह संसद की कुल सदस्य संख्या 815 हो जाएगी और इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कि 815 की 1/3 है। 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हुआ था। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन गया। लेकिन अब 31 महीने बाद सरकार को एहसास हुआ कि इस कानून को लागू करने के पहले 2027 में जनगणना और इसके बाद परिसीमन कराना जरूरी है। मतलब ये कि महिला आरक्षण 2034 तक के लिए टल सकता था। अब सरकार की सोच ये है कि परिसीमन के लिए आगे होने वाली जनगणना की बजाय 2011 की जनगणना को आधार मान लिया जाए, ताकि 2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू हो जाए। इससे होगा ये कि 2029 में लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के असेंबली चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के मकसद से सरकार 3 विधेयक लाई है। ये बिल है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026, संविधान विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। सवाल है कि जब 2023 में महिला आरक्षण सर्वसम्मति से संसद में पारित हुआ, तो अभी विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? दरअसल विपक्ष महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन परिसीमन के लिए 2011 को आधार वर्ष मानने के खिलाफ है। दरअसल सरकार के फैसले से देश में उत्तर बनाम दक्षिण का संघर्ष शुरू हो गया है। अब 2023 में अगर आप हमारी बात सुनते तो 2024 में महिला आरक्षण आ जाता। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है। इसे इस तरह समझिए कि उत्तर प्रदेश के पास मौजूदा समय में 80 सीटें हैं, जो लोकसभा की 543 सीटों का 14.7% हिस्सा है। यदि 850 सदस्यीय लोकसभा में यही हिस्सा बरकरार रहता है, तो 14.7% के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 124 सीटें मिलेंगी। वहीं यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, तो यहाँ सीटों की संख्या बढ़कर 138 हो सकती है। इसी तरह केरल के पास अभी लोकसभा में 20 सीटें हैं। यदि उसका मौजूदा शेयर बरकरार रहता है, तो उसकी सीटें बढ़कर 31 हो जाएंगी।
लेकिन यदि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आवंटन होता है तो यह संख्या मामूली रूप से बढ़कर 23 ही होगी। दक्षिण के राज्य सरकार के कानून का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर 1971 को ही आधार माना जाए, ऐसी स्थिति में भी दक्षिण भारत के राज्यों की सीट में 71 का इजाफा होगा, तो वहीं उत्तर भारत की 4 राज्यों की सीट में 96 का इजाफा होगा। लोकसभा में जहां एक एक सीट की अहमियत है, वहां परिसीमन को दक्षिण राज्य अपने लिए बड़े खतरे और बीजेपी के लिए बड़े फायदे के तौर पर देख रहे हैं। परिसीमन हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य ही पूरी तरह बदल कर रख देगा। अभी एक लोकसभा सांसद 25 लाख की बड़ी आबादी का नुमाइंदा है। परिसीमन के बाद ये घटकर 15 से 17 लाख रह जाएगा। संसद में अभी 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। ये बढ़कर 126 हो जाएंगी। इसी तरह एसटी सीटें भी 47 से बढ़कर 70 हो जाएगी। अभी लोकसभा में 74 महिला सांसद हैं। परिसीमन के बाद इनके लिए 273 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। ये कितना बड़ा बदलाव होगा, इसे इस तरह समझिए कि आजादी बाद पहली लोकसभा में महिला सांसदों की तादाद महज 22 थी, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 74 तक पहुंची है। अब नारी शक्ति 74 से 273 पर पहुंचने वाली है। आधी आबादी को उसका पूरा हक मिलना ही चाहिए, यही देश की मांग है। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखिए, आधी आबादी पूरा हक देने की तैयारी में है केंद्र की मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप 2023 में भी हमारी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका खामियाजा आपको 3 साल बाद ही समझ आ गया और तमाम चीज़ों को लेकर आप संशोधन कर रहे हैं। विपक्ष का ये भी सवाल है कि अगर परिसीमन किया गया पूरे देश भर में महिला आरक्षण के नाम पे, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती है। दक्षिण भारत के कई सांसदों ने आरोप लगाया कि उनके हक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। दूसरा आरोप मनीष तिवारी और प्रियंका गांधी ने भी लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। कई सांसदों ने ये कहा कि आप आरक्षण महिलाओं को देना चाहते हैं तो आप 2027 वाले जो जनगणना हो रहा है उसके आधार पर दीजिए, 2011 क्यों चाहिए, क्योंकि 2011 से उसके बाद कई इसकी जो है संख्या बढ़ गई है। इस पर तमाम सवालों को लेकर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े हैं, 5 महिलाएं हैं और देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। शैली विनोद जी कांग्रेस से पटना से जुड़ी हुई हैं, सोनाली आनंद जी जनसुराज से पटना से जुड़ी हुई हैं, राफिया नाज जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उर्मिला यादव जी हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा से हैं, और अनीता यादव जी आरजेडी के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष और नेत्री हैं। 5 का स्वागत। आज महिलाओं का विशेष पैनल है, तो शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। सबसे पहले शैली जी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? महिलाओं के लिए तो अच्छा ऑप्शन है, महिलाओं के लिए तो बढ़िया है, स्वागत होना चाहिए। सबसे पहले तो दीपक जी आपको नमस्ते और सभी बहनों को नमस्ते। देखिए, जो मैं ये एज अ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के रूप में नहीं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बातें कर रही हूँ अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए, हम कोई इस बिल के महिला आरक्षण के विरोध में नहीं, हम परिसीमन के विरोध में हैं। 2023 में ही देखिए ये जो दोनों सदनों के द्वारा ये पारित हो गया था बिल। अगर इनकी मंशा ये इतने खैरख्वाह दिख रहे हैं महिलाओं के, तो क्यों नहीं उसी समय इसको लागू किया? क्यों अभी तक लागू नहीं किया है? ये क्या रॉकेट साइंस है समझना? इनको तो परिसीमन के बहाने सत्ता में काबिज होना है, हथियाना है और मजबूत होना है, और पूरे देश को इस तरीके से साउथ को नॉर्थ को बांटना है। तो ये देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, इंदिरा गांधी जी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन्होंने इसको फ्रीज किया कि नहीं ये देश के हित में नहीं है। तो क्या ये लोग बेवकूफ थे जो ऐसा नहीं किया परिसीमन? और 543 सीट जो है उसमें सीधी सीधी बात क्यों करनी चाहिए? 543 सीट में क्या सब लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है? जो 850 लोग, वो जो संसद में 800 कुछ लोग पहुंच करके बहुत बड़ा कोई कद्दू में तीर मार लेंगे? तो ये तो सीधा सीधा जो है महिलाओं के आड़ में जो है अपना जो है गेम खेलना है, क्योंकि इनको पता है कि ये कमजोर हो चुके हैं, ये थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। देखिए, तो ये थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। तो जो हिंदी बेल्ट है,
हिंदी बेल्ट में इनकी पैठ है तो वहां इनकी सीटें बढ़ेंगी और साउथ में नहीं बढ़ेंगी, साउथ में इनका नहीं है, तो ये 2029 की तैयारी अभी से करने लग गए ठीक हैं। है। और चलो, महिला ठीक। से इनको यानी कोई महिलाओं मतलब के कंधे नहीं पे है। 2029 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बंगाल चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर। हमारे साथ राफिया जी जुड़े हैं। राफिया जी, ये बताइए, आपकी पार्टी इस बिल को लेकर आई है। 2023 में भी तो कांग्रेस पार्टी ने समझाया था कि देखिए ये चीज़ें दिक्कत है, इसको ठीक कर लीजिए। आप लोगों ने सुना नहीं, हालांकि सर्वसम्मति से पारित हुआ। 3 साल बाद ही देखिए उन तमाम चीज़ों को फिर से आपके सामने आ गया है। जिस तरीके से कांग्रेस का जो इतिहास रहा है महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देखने का, पर अब जब महिलाएं आगे बढ़ रही, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी मिल रही है, 33% आरक्षण मिला। और ये जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये अधिनियम केवल एक बिल नहीं है, ये केवल एक कानून नहीं है, ये एक व्यवस्था है। एक महिलाओं को उनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का, बेटियों के नेतृत्व को, भागीदारी को राजनीति में सुनिश्चित करने का ये बिल है, जिससे बेटियां और भी मजबूत होगी। और इस बिल को परिसीमन से जोड़ना कहीं भी सही नहीं है। पहले तो डिलिमिटेशन क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है कि डिलिमिटेशन कब होता है और क्या होता है। डिलिमिटेशन तब होता है जब आबादी घटती है या बढ़ती है, परिसीमन तब लागू किया जाता है। और समय समय पे आबादी बढ़ रही है, तो आबादी जिस प्रकार से बढ़ रही है तो वोटों की संख्या भी बढ़ रही है। और अगर एक सांसद हो या एक विधायक हो, उनमें उनके पास भी जो वोटर्स है उनकी भी संख्या बढ़ रही है, उस क्षेत्र की आबादी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से सीटों को डिवाइड किया जाता है, सीटें बढ़ती हैं, वो डिलिमिटेशन होता है। इसमें महिलाओं को आरक्षण अगर दिया गया है तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए कि बेटियां भी अब राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी और उनके पैर पे जो लगी बेड़ियां थी वो बेड़ियां अब टूट जाएगी। तो डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण दोनों अलग है। ये कांग्रेस की बुद्धि में शायद नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन सभी से ले लेते हैं। चलिए ठीक है, एक रिएक्शन हमारे साथ सोनाली आनंद जी भी जुड़े हुए हैं जनसुराज से नेत्री। सोनाली जी, जो विपक्ष कह रहा है कि इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और एक ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई अगर आपको आरक्षण देना है, 15 सालों के लिए देना है, फिर समय अनुसार संशोधित किया जाएगा, तो आप 2027 में जो जनगणना हो रहा है उसके आधार पर दीजिए, थोड़ा सा समय और इंतजार कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अब अभी आप दे रहे हैं, उसके बाद 15 सालों के बाद ही स्थितियां बदल सकती है, फिर कब आरक्षण होगा, कितनी चीज़ें होंगी, फिर तो एक लंबा वक्त हो जाएगा। जो अधिकार और मिल सकता है 1 साल बाद रुक के, वो कम हो जाएगा उन्हें। जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और ये यहाँ पे समझने की आवश्यकता है कि दोनों चीजों को जो यहाँ पे हम रिलेट कर रहे हैं, दोनों चीजें संबंधित नहीं है और हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। महिला आरक्षण जो हम दे रहे हैं ये चीजें अलग हैं, और जो डिलिमिटेशन की हम बात करें, सीट्स को नंबर बढ़ाने की हम बात करें, ये चीजें अलग हैं। बिल्कुल। तो महिला रिजर्वेशन जो हम इस बिल की बात कर रहे हैं, इसका हम समर्थन करते हैं। और ये चीजें मुझे लगता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव वहीं से लागू हो जानी चाहिए थे, जो कि नहीं हुई, और ये सरकार से कहीं न कहीं गलती हुई है। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम डिलिमिटेशन की बात करें, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और ये क्योंकि यहाँ पे जनता के रिप्रेजेंटेशन की बात है, जनता के हक की बात है, और उनके मुद्दों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जब आप संसद में जाते हैं। तो जब भी सीटें इक्वल नंबर पे, नॉट इक्वल नंबर पे, एडिक्वेट नंबर पे, और जो रिक्वायर्ड नंबर है उस पे हम बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं हम हर एक तबके को वॉइस देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति हमारे संसद में होगा। तो डिलिमिटेशन मुझे लगता है कि 2011 से अभी तक में बहुत हमारे पॉपुलेशन में चेंजेस आ चुका है। तो ये डेफिनेटली हमें लगता है कि 27 के ही सेंसस पे होना चाहिए, क्योंकि इस इतने सालों में 16 सालों में 17 सालों में ये चीजें में हमारे डेमोग्राफी में बहुत सारे चेंजेस आया है। और मुझे लगता है कि अगर हम फिर अगर 11 को बेस मान के ये सारी चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम डिलिमिटेशन का पर्पस है वो हम सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे, एक लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि एक व्यक्ति जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको रिप्रेजेंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, उसे भ्रमण करना ही उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और अभी तक फंड्स की बात, तो एक लोकसभा सीट्स में जब फंड भी लिमिटेड होंगे, और जब आप एक बहुत बड़े पॉपुलेशन केटर करना होगा, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितना शेयर जाएगा, ये हम इमेजिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिलिमिटेशन आवश्यकता है अगर हम डेवलपमेंट को सर्वोपरि मानते हैं। तो अगर हम अपने पार्टी के हित को सर्वोपरि मानते हैं, तो शायद आपके लिए एजेंडा हो सकता है कि ये आपकी पार्टी के हित में ना जाए। लेकिन रही बात, यहाँ पे ये भी बात उठ रही है
कि बीजेपी या फिर सत्ताधारी दल अपने फेवर में से यूज करना चाह रहे हैं। तो ये चीज हमें जाननी होगी कि कोई भी पार्टी अनंत काल के लिए सत्ता पे काबिज नहीं हो सकती। हवा बदलती है, रुख बदलता है, लेकिन जो अधिनियम आएगा, जो चेंजेस आएंगे, संशोधन होगा, वो अनंत काल के लिए, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, जब तक हमारा भारत देश रहेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है जी, मुझे लगता है कि ये 27 पे होना चाहिए, ताकि हर एक एग्जैक्ट पॉपुलेशन हमें जो 15 सालों में जो ग्राफ बढ़ा है, चीजें बदली है, वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा महिलाओं के लिए और सरकार के लिए भी। हमारे साथ अनीता जी भी जुड़े हुए हैं आरजेडी से। अनीता जी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कल राहुल गांधी ने बैठक भी की, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, आपके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी थे। विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे दिक्कत हो जाएगी? क्या विपक्ष को डर है कि ऐसे ही 3 चुनाव हार चुके हैं, अगला 29 के लिए भी उन्होंने तैयारी कर ली? जी ऐसा है दीपक जी, ऐसी बात है कि जब कांग्रेस महिला आरक्षण की बात कर रही थी, तब वही बात आज भाजपा भी कर रही है। तब भी आरक्षण आधा अधूरा था, आज भी आधा अधूरा ही है। बिल्कुल। एक तो जब 27 में आप जातीय जनगणना कराने वाले हैं, गणना कराने वाले हैं, उसके बाद आप आरक्षण देते तो महिलाओं के साथ भी न्याय होता कि आप 33% दे रहे हैं, वो 33% एक्चुअली है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप आरक्षण दे रहे हैं उसमें आप दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और आदिवासियों का क्या उसमें आरक्षण सुनिश्चित किए हैं या नहीं? अगर नहीं देते हैं, 33% महिलाओं का जो है वो जनरल रहेगा, यानी आप दलितों का, अनिता जी, अब महिलाओं में भी अब आरक्षण की बात कर रहे हैं, मतलब महिलाओं को भी आप श्रेणी में डाल रहे हैं। महिलाएं तो महिलाएं हैं, कोई भी हो सकती है। नहीं, महिला नहीं है सर। पिछड़े जब पिछड़े नहीं है, जब मनुष्य नहीं है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अभी भी आए दिन रोज प्रताड़ित हो रहा है, रोज प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ IAS ऑफिसर को सुसाइड कर लेना पड़ता है, आप महिला की बात करते हैं। महिला तो ऐसे भी अपने आप में पिछड़ी हुई है। उसमें आप सोचिए कि जो महिला पिछड़ी है, वो पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की स्थिति क्या है? दयनीय है स्थिति। मतलब आपको डर है कि जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है उसमें सवर्णों का, जनरल लोग आ जाएंगे, जनरल महिलाएं आ जाएंगी। दीपक जी सुन लीजिए, हाँ, ये तो वही बात है ना कि आप नाक को ऐसे ना पकड़ के आप ऐसे पकड़ रहे हैं। आपको जो 15% है उन्हीं को 65% आरक्षण देना है, तो आप डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत सही है पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के लिए, तो आप इस 33% में उनका भी हक और अधिकार तब तो उस हिसाब से भाई, तब तो उस हिसाब से अब मुस्लिम लोग भी मांग करेंगे कि भाई हमारा भी 18% हिस्सा है देश में, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए अलग से। हाँ बिल्कुल रखिए ना। अरे भाई उसके लिए तो है, आप रखिए ना, सबका तो आरक्षण होना चाहिए, संख्या के आधार पर सबको आरक्षण हो। जिसकी जितना, जगदेव बाबू यही कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सब ले। क्यों हम लोग 10% आरक्षण का कभी सवर्णों को मिला, विरोध किए? नहीं किए ना, तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, उर्मिला जी हमारे साथ जुड़े। उर्मिला जी भी आप लोग सुन लीजिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दीपक जी मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात। दूसरी 27 के जनगणना के बाद हो। तीसरी बात कि आप जो इतना परिसीमन कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब बिहार की में नौकरी देने की बात होती है तो पूछा जाता है कि अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। मैं पूछना चाहती हूँ, इतने सांसद, इतने विधायक बनेंगे, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या ये इस गरीब देश में? इसीलिए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रावधान लाने की तैयारी में है सरकार। पैसा आ जाए, उनकी सुविधाएं कम। चलिए ठीक है उर्मिला जी, ठीक है मैडम। लोकसभा का खर्च बढ़े ना विधानसभा का खर्च बढ़े, चलिए ठीक है, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय OBC मोर्चा से उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी ठीक है मैडम, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, आज सारे ठीक हो जाएगा सरकारी कोष पे, इस पे कौन ध्यान देगा? चलिए ठीक है, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन पे चर्चा हो रही है और संभवतः आने वाले 1-1.5 साल में उसको भी लाया जाएगा। उर्मिला जी एक चीज बताइए, OBC आरक्षण को लेकर भी आज अखिलेश यादव कह रहे थे, कई नेताओं ने कहा। और बहुत ही अच्छा लगा सुन के। हमारी सारी बहनें हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। आज OBC मोर्चा की तरफ से मैं इसलिए आई हूँ कि हमारे पिछड़े का क्या ख्याल रखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी,
आरक्षण का बात कर रहे हैं तो वो भी पिछड़े से आते हैं। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ही सिर्फ एक ओबीसी रहेंगे? हमारे ओबीसी महिलाओं की कहाँ पे अस्तित्व है? हमारे कितने % हमारे सांसद में महिलाएं हैं? उनके लिए क्या सारी पार्टियों के बारे में सोचे हैं? सारे पार्टी हमारे बारे में सोचे हैं, जिसमें कि आरजेडी, कांग्रेस, झामुमो सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। एक दो पार्टियां जो हैं अभी तक हम लोगों का समर्थन में नहीं है, तो मैं उनसे भी उम्मीद रखूंगी, क्योंकि ओबीसी के प्रधानमंत्री जी हैं, तो मेरी उम्मीद है कि ओबीसी का भी ख्याल रखें, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, ये सारे लोग को देखते हुए हमारे ओबीसी का मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब ओबीसी से हैं तो ओबीसी का विशेष ख्याल रखें। कितने % हमारे ओबीसी महिलाएं हैं वहाँ पे? सांसद में 3%। क्या हमारी इतना ही है भागीदारी? ये उनका जो नारा था वो तो अधूरा है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही बोलना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा स्वागत योग है, हमारी महिलाओं के लिए आरक्षण आई है, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अधूरा नहीं करें, इसको पूरा करें। हमारे ओबीसी का जो मांग है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी ने सारे पार्टी से मिले हैं, सारे पार्टी का आश्वासन है, तो मेरी एक उम्मीद है बाकी पार्टी से भी कि हमारे समर्थन में वो लोग भी दें और हमारा जो ओबीसी का डिमांड है उस डिमांड को पूरा करें। अच्छा, मेरी मांग है ओबीसी का महिलाओं को भी भागीदारी हो। कब जाएंगे वो सांसद, कब देखेंगे? वो पिछड़े रह जाएंगे, पीछे ही ओबीसी का खाली नाम ही रहेगा। हम लोग जब किसी का विरोध नहीं करते तो हमारी भी किसी को विरोध नहीं करनी चाहिए, और ये जो मेरी डिमांड है बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। राफिया जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिएगा आपके पार्टी के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई 2011 को आप आधार क्यों बना रहे हैं? 2011 से अब लंबा वक्त हो गया, लगभग 15 साल। 15 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती है, एक पीढ़ी बदल जाता है, एक दौर कह सकते हैं, लगभग 1.5 दशक होता है ये समय। डेमोग्राफी, तमाम चीज़ें हुई, सरकार की कई नीतियां आई, कई लोगों को आगे बढ़ाया गया, कई लोग पीछे रहे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार साल 1.5 साल और रुक जाती? क्या दिक्कत था? उन 27 वाला जब जनगणना का रिपोर्ट आता उसके बाद चीज़ें व्यवस्थित हो जाती। देखिए, जिस तरीके से 2011 को जो आधार बनाया जा रहा है, तो ये जो आधार बनाने की जो बात है, ये मतलब एक पूरे तरीके से बदलाव की बात है कि तब से लेकर के अब में जो जनसंख्या की आबादी में जो परिवर्तन हुआ है, और जिस तरीके से अभी जनसंख्या मतलब जनगणना हो रही, जिस तरीके से अभी सर्वे हो रहा है, तो सर्वे के बाद मतलब जो हमारी जनगणना में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग यहाँ से बाहर गए हैं, या फिर बाहर से कितने लोग आकर के यहाँ पे आधिकारिक रूप से रह रहे हैं, तो इन सभी की छटनी होने के बाद जो एक फ्रेश लिस्ट आएगा, तो इसलिए उस समय को आधार बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी समझने वाली बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को और जो परिसीमन है उसको क्यों मतलब मिक्स कर दिया जा रहा है। उसको मिक्स करने का कोई भी तुक नहीं बनता, क्योंकि दोनों तो पूरी तरीके से अलग है। परिसीमन होता है डिलिमिटेशन, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक आरक्षण है जो महिला बहनों को दिया गया है। तो आरक्षण भी आप उसी में दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि जो 543 सीटें हैं उसमें आप आरक्षण दे रहे हैं। आप तो नया वाला जो आएगा सिनेरियो, कितनी सीटें हैं, 850 का रखा गया है, उसी में आप दीजिएगा ना। तो बिना परिसीमन के तो होगा नहीं, सीट भी नहीं बढ़ेगी, तो कैसे नहीं जोड़ा जाएगा मैडम? देखिए, बिना जैसे कि जो परिसीमन हो रहा है, तो परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, वो जो सीटें बढ़ेंगी, तो आप सोचिए कि महिलाओं की भागीदारी भी तो बढ़ेगी। तो वही तो विपक्ष भी कह रहा है ना कि आप दोनों को, आपकी जो मंशा है वो परिसीमन है, असली महिला आरक्षण नहीं है। महिला आरक्षण देना है तो आपको तो 2024 में ही कहा जा रहा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कम से कम पार्टी स्तर पर लागू कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी तो अभी भी खलल डाल रही है। कांग्रेस पार्टी तो इस अधिनियम का समर्थन कहाँ कर रही है? इस अधिनियम का तो खुल करके समर्थन करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैडम, कांग्रेस पार्टी भी कई बार ये विधेयक पेश कर चुकी है सदन में, ऐसा तो नहीं है। देखिए, पेश करना और लागू करने में बहुत अंतर होता है। इन्होंने कई साल देश में राज किया ना, तो कई साल जब देश में राज किया तो उस समय ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जैसा कोई अधिनियम क्यों नहीं लेकर के आए? तब महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? तब महिलाओं को राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की? तब तो सत्ता इनके हाथ में था। करीबन इन्होंने 50 से 60 साल देश में राज किया है, तो वो जो टेन्यूर था, उस टेन्यूर में क्यों नहीं महिलाओं के हक और अधिकार के बारे में सोचा? क्यों बेटियों को आगे नहीं किया?
क्यों एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो राजनीति के मामले में हो, क्यों नहीं आगे बढ़ाया। और रही बात है कि जो सवाल उठ रहे थे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी का, तो महिलाओं को सिर्फ महिला के नजर से ही देखा गया है, क्योंकि केंद्र की जो भी योजनाएं आती हैं खास करके बेटियों से संबंधित, तो वो बेटियों को मिलती है, ना कि एसटी बेटी, ना कि एससी बेटी, ना कि माइनॉरिटी बेटी, ना कि जनरल बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखिएगा कि जो पीएम आवास के तहत 72 जो महिलाओं को आवास आवंटित किया गया है, उस आवास में से 72% जो आवास है वो महिलाओं के नाम है। इसके साथ साथ जो स्टीम ग्रेजुएट्स हुए हैं वो 43% महिलाएं हुई है। इसके साथ जो स्टार्टअप हुए हैं 84% महिलाओं के नाम से स्टार्टअप्स हुए हैं। इसके साथ साथ लखपति दीदी योजना में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि लखपति दीदी योजना में कोई माइनॉरिटी, एसटी, एससी या फिर कोई सामान्य वर्ग से आने वाली महिलाएं होंगी। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो मिक्सअप किया जा रहा है और मिक्सअप करने का जो खेल खेल रही है, ये कहीं से सही नहीं है। जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। जो मुझे तो हंसी आ रही थी अनीता जी का सुनते हुए कि झारखंड में आपके ही इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है और आपके ही इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट में 100 करोड़ के यहाँ मुख्यमंत्री अपना भवन बनवा रहे हैं, तब आपको नहीं महिलाओं के ऊपर है। उसके साथ ही साथ जो फॉर्च्यूनर बांटा जा रहा है मंत्रियों को, तब नहीं देखा जा रहा है। चलिए ठीक है, राफिया जी आएंगे, लौटेंगे और बहुत सारे सवाल है महिलाओं से जुड़े हुए, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं महिला अधिकार को लेकर, आधी आबादी और पूरा हक को लेकर, लेकिन इसको लेकर लोगों का क्या कुछ राय है वो आपको पहले सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि ये उनका छोटा मन और छोटा दिमाग है, जो महिलाओं से जुड़े हुए इस बिल को लेकर के यदि वो ऐसा करते हैं, आज देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं पूरे इन राजनीतिक दलों की ओर देख रही हैं कि हमें हमारा हक कब मिलेगा, हमारा राइट कब मिलने वाला है। तो आई विश कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और महिला बिल को पास कर। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई ऐसी तथ्यपूर्ण बात नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि ये महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और सच बात है कि ये कोई संवैधानिक बातें नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा मिलना चाहिए। मुस्लिम भी देख रही हैं आपको और हिंदू भी देख रही हैं। अगर ये बिल नहीं आ रहा होता तो क्या मुस्लिम महिलाओं को ही फायदा मिलने वाला था? जब हिंदुओं को नहीं मिल रहा तो मुस्लिम महिलाओं को कहां से मिल जाता? आज वो क्षण है कि वहां ना, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने ये बात सोची है कि ये आरक्षण आना है, तो उन्होंने ये सोच के दिमाग में नहीं लगाया कि यहाँ मुस्लिम महिलाओं को फायदा होने वाला है या हिंदू महिलाओं को फायदा होने वाला है। विपक्ष के सारे नेताओं की आपत्तियां हैं कि बिल लागू हुआ, उसको लागू नहीं किया गया, बिल आपने पास कराया यहाँ पे उसको लागू नहीं कराया गया और उसमें आप फिर बिना लागू किए आप उसमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। तो किस तरह का अमेंडमेंट्स आ रहा है, तो उस पर विपक्ष का विरोध है। मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो मैं सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें और अपने समाज में, अपने परिवार में नाम रोशन करें। एक महिला जब घर संभाल सकती है तो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ संभाल सकती है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो। तो मुझे लगता है महिला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत में महिला आरक्षण 33% का अधिनियम बना और साथ ही साथ इसी को पर चर्चा के लिए 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। और ये लक्ष्य है 2029 में 33% आरक्षण लागू हो और उस 33% आरक्षण में सभी दल, हम तो कहेंगे सभी दल के लोग राजनीति से ऊपर उठकर महिला आरक्षण पर विचार करें, सकारात्मक विचार करें। और जहां पर पहले लोकसभा की सीट 243 तो अगर अभी बढ़ के 818 होगा, 816 होगा और 816 होगा तो 33% कहिएगा तो 273 महिलाओं को मिलेगा। तो सचमुच में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
और लोग महिलाओं का विकास, महिलाओं का प्रतिनिधि की बात नहीं, बल्कि विकास की जब हम भी बात करेंगे तो महिला के नेतृत्व में विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये कांग्रेस तो हमेशा से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है और हमने न सिर्फ 2023 में पूरा समर्थन अभी की सरकार को दिया कि वो अधिनियम लाएं, बल्कि हमेशा से इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप इसको लागू भी जल्दी करिए। लेकिन 2019 में लागू नहीं हुआ, 2024 में अधिनियम आने के बावजूद 24 में लागू करने को इसको कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया गया। 29 में होगा, 34 में होगा, 39 में होगा, ये भी क्लैरिटी नहीं था। और इस वक्त जो ये अधिनियम लाया जा रहा है वो इसका महिला आरक्षण से, अधिनियम से कोई मतलब नहीं है। इसको ला के कवर अप किया जा रहा है ताकि जो डिलिमिटेशन और जो सेंसस के अनुरूप मांग है आरक्षण को लेकर के, उन सब चीज़ों पर अपना कमिटमेंट नहीं दिखाने की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। आपने अभी तक अपने पार्टी में ही आपके इतने अध्यक्ष हुए, कौन सा महिला अध्यक्ष आज तक आपने किया? इसलिए ये केवल लोगों के मताधिकार पर हमला के लिए, क्योंकि अब नया जनगणना जो हमको लगता हो रहा है वो SIR से हो रहा है और एक खास तबके को जिस प्रकार से वोटिंग राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, अब उनकी नागरिकता को भी उसी दायरे में लाने के लिए ये बिल यहां पर लाया गया। चलिए, तो कई सवाल विपक्ष के हैं, अपने अपने सवाल हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप लोग इस बिल का समर्थन कीजिए, पारित करवाइए और मैं इसके लिए अखबारों में, टीवी चैनलों में विज्ञापन दूंगा और इसके लिए आपको स्पेशल शुक्रिया अदा भी करूंगा। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सभी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। देखिए, राफिया जी से भी हमने सुना और सोनाली जी भी जुड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सोनाली जी, एक बड़ा सवाल है, कह रहे हैं कि भाई SIR जो किया जा रहा है उसी के तर्ज पर एक खास तबकों को हटाने की कोशिश है। क्या आपकी पार्टी को भी लगता है ऐसा? आवाज नहीं आ रही सोनाली जी, चेक कीजिएगा, ऑडियो म्यूट है क्या? ओके जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल, बोलिए जी। मैं ये कह रही थी कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, ये अगर बिल्कुल लॉजिकल तौर पे सोचें और बिना अपने इंटरेस्ट के बिना रखे वहां बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो देश के हित में है, राज्यों के हित में है और देश की जनता के हित में है। क्योंकि जब हम ऐसे सीट्स का बंटवारा करते हैं या सीट्स के बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमने ये बिल्कुल कहा कि हर एक क्षेत्र तक पहुंचने की हम बात करते हैं। जिस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, जिनकी बातें नहीं सुनी जा सकती, जिनके पास संसद तक नहीं पहुंचती, हम वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेकिन जो डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए, जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ये 2011 नहीं होके 2027 होना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान की भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 82 हमारा यही कहता है कि जो भी हमारा सेंसस 2026 के बाद रिसेंटली होगा उसे बेस बनाना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आधार पे एक नई चीजें चलाना, और मुझे लगता है कि अगर आप नई चीजें कर भी रहे तो यहाँ पे ये आपकी मंशा हाफ हार्टेडली दिखती है, क्योंकि आप यहाँ पे जो उसका पर्पस है वो उसे सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। अगर हमारे MPs की संख्या बढ़ेगी नहीं तो आप ये समझिए जो उनका पर्पस है, जो उनका काम है मूल, वो हम इस पे जोर देने की बात करें, वो बेसिकली अच्छे तरीके से हो पाएगा। और इतना बड़ा संसद भवन जब हमने बनाया है, इतने बड़ी कैपेसिटी का, अगर वहां पे आज भी अगर बहुत कम संख्या में MPs बैठते हैं तो इतना भव्य भवन बनाने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। और सीधी सी बात, यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें का आधार ही है जनता की सेवा। और अगर जनता तक हमारे नेता या रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचते हैं तो ये मुझे लगता है कि गलत होगा। तो इसमें कहीं से भी किसी एक वर्ग को काटने या फिर किसी एक वर्ग को दबाने का बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात सीधी सी है
और अगर हम नियम को फॉलो करते हैं तो ये पूरा का पूरा किसी भी राज्य के हित में होगा और किसी और जो उसके निवासी उनके हित में होगा। और रही बात कि जो अभी नॉर्थ साउथ का डिवाइड की बात हम यहाँ पे बार बार कर रहे हैं, तो अगर भविष्य में क्या होगा हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें अब ये भी देखना होगा कि अभी तक जो पिछड़े राज्य रहे हैं वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही रहा है क्योंकि वहां पे हमने अभी तक क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारे प्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंचते हैं, फंड्स बहुत कम है और जो समस्याएं निकल के सामने नहीं आ पाती हैं। तो ये करंट प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भविष्य जब आएगा हम उसको उसे देखा जाएगा। चलिए ठीक है। शैली जी, प्रियंका जी कह रहे थे आज सदन के अंदर कि आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं, उससे पहले आप जातीय जनगणना कीजिए। यही बात जेएमएम की जो सांसद जोबा मांझी वो भी यही बात उठा रही थी कि भाई पहले जातीय जनगणना कर लीजिए, उसके बाद तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो जनगणना हो रही है उसमें जाति वगैरह का और ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं इस बार। जी देखिए, हम कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए अगर ये महिला आरक्षण के लिए इतने ही सिंसियर हैं तो 500 ये मेरी आवाज एको कर रही है बहुत। बिल्कुल ठीक है, बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मुझे ही वापस सुनाई दे रही है मेरी। तो ये 543 जो सीट है उस पर ही क्यों नहीं लागू करते हैं, ये इतने सिंसियर है ये तो। और दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं को उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। महिला ये नहीं है कि महिला आरक्षण जो है उसमें उनका स्थान नहीं होना चाहिए, उनको दरकिनार करना चाहिए। जो अपनी बहन बोल रही थी कि नहीं महिला है, ऐसी बात नहीं है। तो जाति जनगणना जो इनको कराना था, ये पता नहीं हबड़-दबड़ हर चीज में हबड़-दबड़ करते हैं। जल्दी 2 दिन के सेशन में, स्पेशल सेशन में हर चीज को पारित करना चाहते हैं। और क्योंकि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सत्ता को गलत तरीके से काबिज करना है और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए साउथ में जिस तरीके से लोग जो मंत्री है वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से काला झंडा निकाल रहे हैं, और इधर नॉर्थ में तो ये पोलराइज करने का इनका देश को जिस तरीके से धकेल रहे हैं महिला की आड़ में, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये इसका खामियाजा हम लोगों को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, अनिता जी भी जुड़े और उर्मिला जी, दोनों से वही सवाल हम लेंगे कि भाई जो प्रियंका जी कह रही हैं सदन में कि भाई जातीय जनगणना करनी चाहिए, अनिता जी आपकी पार्टी भी इस चीज़ को लेकर सहमत है? क्योंकि कल भी हम पटना में बैठे हुए थे, जो डायरेक्टर हैं जनगणना वाले का 17 तारीख से वहाँ भी शुरू हो रहा था, हमने उनसे पूछा कि भाई जातीय वाला कॉन्सेप्ट है क्या? बोले ऐसा कोई प्रावधान नहीं, हम जनगणना कर रहे हैं सिर्फ। दीपक जी राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा से ये मांग रहा है कि जातीय जनगणना हो। और अगर आपको ध्यान होगा तो बिहार में जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री तो उन्होंने जातीय जनगणना वहां कराया भी। उसके अनुसार उन्होंने आरक्षण को भी बढ़ाया, है ना। तो हमारी मंशा जो है, हमारा विचार जो है वो जैसा है वैसा, उसका कोई फेरबदल नहीं होता। और जो हम कहते हैं वो पूरा करते हैं, वो भले 17 महीने रहे या 6 महीने रहे या 2 दिन रहे, क्या सरकार हो, जो हम वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी ने पिछड़ों के वोट को, दलितों के और आदिवासियों के वोट को पाने के लिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जातीय जनगणना होगी। आज मोदी जी क्यों कर रहे हैं? कितने दिन हो गए शासन में आए, वो तुरंत जो चुनाव से पहले ही घोषित हो चुका था, जीतने के बाद आप क्यों देर कर रहे हैं? और आप इतने आनंद फानंद में क्यों महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं और क्यों परिसीमन कर रहे हैं? आप पहले जातीय जनगणना कराइए, आप कांग्रेस की बात मत कीजिए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है अनिता जी, इस चीज को समझिए कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है इसको पास करवाने का राज्यसभा में भी, और ऐसे में विपक्ष का कहना है कि भाई जब तक आप जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, जब तक आप सहमति नहीं देंगे, हम इस बिल को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आधार बना रही है इस बिल को रोकने का जातीय जनगणना के नाम पे? दीपक जी आप सुन तो लीजिए, यही बात अगर हम आपको कहें कि मोदी जी जान रहे हैं कि हम अगर पिछड़ों को आरक्षण नहीं देंगे, हम जब तक जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, जब तक दलितों आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसको रोक के रखेंगे। इसलिए वो जानबूझ के अधूरा काम कर रहे हैं ताकि ये लागू ही ना हो, महिलाओं को आरक्षण मिले ही ना। ठीक है मैडम। तो ये मेरा भी नहीं,
नहीं, मैं एक-एक ये रिएक्शन कह ले रही लेते हूँ कि छोटा-छोटा, मोदी जी ठीक ने है। जो वादा किया था, हाँ। हाँ, वो पूरा कर ले, बस इतनी मेरी विनती। चलिए ठीक है। उर्मिला जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, हम समझना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ने नहीं देंगे। सरकार के पास नंबर्स भी नहीं है इसको पास करवाने के लिए। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये राजनीति के पचड़ों में फंस जाएगा? महिलाओं का ये जो अधिकार है, महिलाओं का जो आरक्षण की बातचीत चल रही है, महिला विपक्ष ने तो अपना एक आधार बना लिया। महिला बंधन अभी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी निकाले हैं, हाँ, तो कम से कम पिछड़ों को तो याद करना चाहिए ना कि हम निकाल रहे हैं तो पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ। जबकि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे रही है कि हमने पिछड़ों को ओबीसी देने का सहमति दे रहे हैं, कांग्रेस दे रहे हैं, राजद दे रहे हैं, आपको ये मायावती जी दे रही हैं, अखिलेश जी दे रहे हैं। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो ओबीसी के हैं, ओबीसी का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए ना। जब तक आप ओबीसी का सीट नहीं बढ़ाएंगे तो महिलाओं का मतलब क्या रह जाएगा? महिलाएं हमारे कैसे बढ़ेंगी? संसद में आवाज उठाने के लिए कौन रहेगा? सिर्फ वो ये योजना ला देना तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए उर्मिला जी, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इतने लंबे समय से जुड़ी हैं, महिलाओं के मुद्दों पे आप प्रखर रूप से आवाज भी उठाती हैं। महिलाएं वाकई में संसद में जाएंगी और आवाज़ बुलंद कर पाएंगी? जिस तरीके से हमने अभी पिछले 10, 12, 15 सालों में हमने देखा, जो पॉलिटिकल पार्टियों से महिलाएं जुड़ी होती वो बोल नहीं पाती, या तो सरकारी सिस्टम है या फिर पार्टियों के वजह से वो बोल नहीं पाती, या फिर दबाया जाता है उन्हें। मैं इस बात पे तो आपका बहुत अच्छा विचार है। महिलाओं को क्यों दबाया जा रहा है, क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं सदन में देखता हूँ महिलाएं नहीं बोल पाती है। अगर कुछ विषय पे बोलना भी है तो नहीं खुल के बोल पाती। आज हमारी महिला राष्ट्रपति है, हमारी महिला प्रधानमंत्री, हमारी महिला मुख्यमंत्री रही, फिर क्यों नहीं ये बोल पाएंगी? जरूर बोलेंगे, आवाज उठाएंगी। उस महिलाओं को मौका तो दीजिए आप मौका देते ही नहीं है। सिर्फ एक बंधन महिला योजना पास कर दिए, बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए आप सोचे, लेकिन पिछड़े महिलाओं के लिए क्यों नहीं सोचे? और अति पिछड़े सब जितने भी हैं सबके लिए सोचना चाहिए। आप एक क्लियर कीजिए ना कि कितने पिछड़े को हम सीट दे रहे हैं, कितने अति पिछड़े को दे रहे हैं, कितने ओबीसी को दे रहे हैं, तब तो हम लोगों की भागीदारी वहाँ पे बढ़ेगी। सिर्फ आप महिलाओं को भागीदारी बढ़ा दी है, पता चला कि महिलाएं हमारे जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रह गए, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। जो आवाज उठाना चाह रहे हैं उनकी आवाज ही बंद कर दी जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी एक उम्मीद है, क्योंकि वो भी एक ओबीसी के जगह से आते हैं, तो ओबीसी के बारे में भी तो सोचें कि हम महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे। राफिया जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में देखता हूँ कि आप किसी भी सरकारी जॉब में चले जाइए, महिलाओं को लगभग कहीं 30 है, कहीं पे 50 है, आप मुखिया, पंचायत, तमाम चीज़ों में, और बहुत सशक्त किया गया है। लंबा समय लगा लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित किया गया। पॉलिटिक्स में मैं देखता हूँ कि महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता उस हिसाब से, या कोई बड़े ओहदे नहीं दिए जाते, या तो पॉलिटिकल नीतियाँ होती है, पॉलिटिकल एजेंडा होता है, जितना पुरुष प्रखर रूप से बोलते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर हम नंबर्स भी बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, हम इस चीज़ से खुश हो सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन जब तक पॉलिटिकल स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक चीज़ें नहीं बदल पाएगी बिहार, ये पूरे देश भर में। बड़ी बात यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जातियों में नहीं, महिला अपनी शक्ति के लिए पहचानी जाती है। और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। वो सिर्फ एक जाति विशेष की बात नहीं करते, वो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और रही बात की बेटियों को प्रखर होकर के बोलने की, तो मैं जिस पार्टी से आती हूँ, मैं अल्पसंख्यक समाज से आती हूँ, मैं जिस पार्टी में आती हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम में रख करके हमेशा बोलने का मौका दिया गया है। और चाहे मुद्दा जो भी हो, मुझे कभी प्रखरता से बोलने के लिए पाबंद नहीं किया गया है कि मैं प्रखरता से ना बोल पाऊं, तो मुझे एक लिमिटेड कर दिया गया है। मेरे अध्यक्ष जी के पास मैं लेकर के जाती हूँ किसी भी विषय को, तो बोला जाता है बेटा बोलो। मैं अपने इंचार्ज के पास जाती हूँ, बोला जाता बोलो। मुझे कभी भी नहीं रोका गया है। तो मैं अपनी पार्टी की बोल सकती हूँ कि मेरी पार्टी ने महिलाओं को पूरी आज़ादी दी है, और इसी आज़ादी का एक जीता जागता उदाहरण नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बात ओबीसी की यहाँ पे आ रही है बार बार घूम करके, तो आपको याद होगा कि 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा बीजेपी की गवर्नमेंट में ही मिला।
इसके साथ साथ जो आरक्षण है ओबीसी को, वो ओबीसी आरक्षण जो 27% किया गया है, वो ओबीसी आरक्षण भी बीजेपी की गवर्नमेंट में ही किया गया, पहले नहीं किया गया। तो ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जब जब समय पड़ा है तब तब आरक्षण दिया गया है। पर उसी के ठीक विपरीत जहां इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, आप झारखंड को ही देख ले, आरक्षण देने की बात की गई थी ओबीसी को, एसटी को, एससी को, क्या धरातल पे आरक्षण दिया गया? नौकरी हो या शिक्षा हो, एक रिएक्शन, अब 2-3 मिनट बचा हुआ, सुना लीजिए। एक महत्वपूर्ण चीज है, चलिए ठीक है, आप पॉलिटिकल उन्हें मजबूत करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं इस अधिनियम के जरिए। आपको नहीं लगता कि सरकारी सिस्टम में भी, तमाम नौकरियों में भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर में हो? जब आप मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो अब इतना देर क्यों आगे बढ़ा जाए अब उस चीज़ को लेकर? सबसे पहली बात तो यहाँ पे जिस बिल की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपने एक डिस्कशन को छेड़ दिया है, लेकिन एक इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे बहुत दुविधाएं दिख रही हैं और आपकी मंशा दिख रही है, क्योंकि आपने एक प्री कंडीशन लगा दी है इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो बातें बड़ी बड़ी यहाँ पे हो रही है, लेकिन कंडीशन लगा के रोका कहीं ना कहीं जा रहा है। और ये बात फिर कहूंगी कि अगर ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट थी, अगर आप इसको इतना ही महत्व देते थे, ये लोकसभा के चुनाव में पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी। और रही बात सशक्त करने की, रिजर्वेशन तो एक कह लीजिए एफर्मेटिव एक्शन जिसे हम कहते हैं, एक माध्यम है लोगों को सशक्त करने का। और आप ये जब आप एक सदन में बैठते हैं, मैक्सिमम लोगों की जो विचार होता है उससे ये गवर्न होता है, किसी एक व्यक्ति की वजह से ये गवर्न नहीं होता। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, अगर सच में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि महिला शिक्षा पे काम होना चाहिए, जो कि हमारे देश में बहुत ही खराब है। और स्पेशली बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में ही लिटरेसी रेट बहुत ही खराब है। सशक्तिकरण, आप पावर अगर उन्हें दे भी दें तो पावर वो यूज करना नहीं जान पाएंगी, अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगी, जब उनके पास शिक्षा नहीं होगी। तो सशक्तिकरण बाद में आता है, पहले आप उनके अधिकारों को नहीं दीजिए, शिक्षा को मजबूत करिए। जब वो शिक्षित होंगी वो अधिकार अपने आप ले लेंगी। और रिप्रेजेंटेशन की बात जहां तक रही है, तो मैं ये कहूंगी इक्का दुक्का महिलाएं डेफिनेटली उनकी प्रेजेंस को हम बहुत मेजर रूप में नहीं देखते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन जब यही संख्या बढ़ेंगी, जब वो डिसीजन को अफेक्ट करेंगी, चेंज करने का पोटेंशियल रखेंगी, तो वहां पे उनकी बातों को मायने रखा जाएगा। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कदम होगा अगर हम महिला की भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अंत में अगर अशिक्षित महिला संसद में पहुंचती है तो वो अपनी बातों को कभी भी नहीं रख पाएगी, अगर वो 33% चाहे वो 50%। आपका कहने का मतलब कि भाई एक ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि जो एजुकेट है वो वहां पे पहुंचे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम एक डिग्री अनिवार्यता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं ये कहना चाह रही हूँ जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात बार बार करते हैं तो उसका प्री कंडीशन सबसे बड़ा है शिक्षा। और जिस ढंग से हम शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बदहाल कर दिया है पूरे भारत में, जिस ढंग से हमने स्कूल्स को बंद कर दिया है पूरे भारत में, हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शैली जी आप सहमत हैं? ठीक है शैली जी आप सहमत हैं जो सोनाली जी कह रहे हैं कि भाई पहले इन तमाम चीजों पे भी काम होना चाहिए था? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है वो महिलाओं के बराबरी में भी विश्वास नहीं ही करेगी, नहीं कर सकती है। और जो शिक्षा विक्षा की बात है, डेटा कहता है कि भारत में जो सरकारी स्कूल हैं वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, बंद होते जा रहे हैं। तो ये शिक्षा विक्षा पर भी काम नहीं कर रहे हैं। रही बात इस आरक्षण की, महिला आरक्षण की, ये सब नाटक है और ये बस महिला आरक्षण के कंधे पर बंदूक रख करके परिसीमन करना चाहते हैं। और जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी आवाज संसद में कमजोर करना चाहते हैं। जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रण करके रखा उसकी सजा उनको देना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये सब नाटक है। जो लोग अनडेमोक्रेटिक सरकार होती है वो बराबरी में विश्वास करती ही नहीं है। तो महिला की आरक्षण की बात, ये नाटक क्या करते हैं? पितृ सत्ता में विश्वास करते हैं ऐसे लोग, पेट्रियार्की में। और देखिए इनकी पेट्रियार्की चारों तरफ चल रही है, किस तरीके से इनके मंत्री और महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि चलिए अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लागू किया जाए तो आप अभी मौजूदा समय में इच्छा शक्ति है तो आप लागू कर लीजिए। मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को ले आइए, महिला सांसदों को ले आइए, एक नया उदाहरण पेश हो जाएगा। उर्मिला जी, जगह आपको करना है तो इच्छा शक्ति है तो वो चीज़ बिना लागू किए भी किया जा सकता है।
मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को लाया जा सकता है। उर्मिला जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ 33% की बातें हो रही है, लेकिन ओबीसी और पिछड़े का क्यों नहीं बात हो रही है? मैं तो एक ही डिमांड कर रही हूँ, यदि ओबीसी का लागू नहीं होगा तो ओबीसी महिलाएं और ओबीसी लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे ओबीसी का बात कहीं से दबाया जा रहा है। नहीं तो आज तो सदन में इस सवाल उठा है ओबीसी को लेकर के, ओबीसी को लेकर भी आरक्षण का प्रावधान आवाज किया जाए। उठा, किसने उठाया ये सवाल है, किसने उठाया? वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार कर रही हूँ कि वो भी ओबीसी से, उनको भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे ओबीसी का जो सीट है वो मिलनी चाहिए। जब तक नहीं मिलेगी फिर हमारी भागीदारी होगी कब? तो ये महिला आरक्षण दे देने से नहीं होगी ना। हमारे आरक्षण का मतलब है कि हमारे पिछड़े ओबीसी जाना चाहिए। संसद में कब जाएंगे ओबीसी के और पिछड़े लोग यहाँ से? लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी डिमांड है कि उनकी पार्टी क्यों नहीं सहमति दे रही है? चलिए ठीक है, अब सरकार है, सरकार अपने तरीके से काम करते हैं, विपक्ष का काम है उठाना सवाल, विपक्ष उठा रही, देखना होगा सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ जवाब में अस्पष्ट। ठीक, डिमांड ओबीसी की तरफ से ठीक है मैडम, वो सरकार अब स्पष्टीकरण करेगी जब जवाब देगी सरकार की तरफ से, अधिकृत नेता होंगे, मंत्री होंगे, तो क्या कुछ कहते हैं उस पर भी नजर रहेगी। आप पांचों जुड़े और अपना पक्ष रखा, कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया आप पांचों का। बड़ा सवाल टू द पॉइंट में यही है, हम आप तक छोड़ जाते हैं कि सरकार की वाकई में मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की है या परिसीमन या फिर कुछ और है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।